Hello guys, welcome to Quantum Online Classes Delhi. Myself Ali. Or so far we have studied how to add the vectors, how to subtract the vectors. But vector में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो है दो सिमिलर तरह के वेक्टर का ही हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब दो सेम काइंड ऑफ वेक्टर को, दो फोर्स को ही हम ऐड कर सकते हैं या दो फोर्स को ही, मतलब एक फोर्स में से दूसरे फोर्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हम एक फोर्स से दूसरे डिस्प्लेसमेंट को हम ऐड करते हैं, है ना, ऐसा नहीं होता, ठीक। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं है। हम दो डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप मुझसे ये पूछोगे कि सर हम मल्टीप्लिकेशन दो डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर्स को करें ही क्यों, है ना। तो मैं आपको यहां पे इसका रिप्लाई ये करूंगा कि सर नेचर में बहुत सारे फिजिकल रिलेशन ऐसे हैं या बहुत सारे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो दो डिफरेंट वेक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में डिफाइंड होती है। तो अब यहां पे सवाल ये उठ के आता है कि सर क्या हम जो मल्टीप्लिकेशन की प्रोसीजर जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम क्या उसी चीज को फॉलो कर सकते हैं? तो सवाल ये उठता है, तो जवाब ये है सर कि नहीं कर सकते। तो आप मुझसे ये पूछोगे सर क्यों नहीं कर सकते, तो उसका जवाब ये है सर कि वेक्टर के पास जो है एक डायरेक्शन ऑलवेज एसोसिएट रहता है मैग्नीट्यूड के साथ। तो इसलिए हम वेक्टर की जो मल्टीप्लिकेशन है जनरल मेथड से नहीं कर सकते। यहां तक क्लियर है? तो अब सवाल उठता है कि सर हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो डियर, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो है हम दो अलग अलग तरह से करते हैं। तो अब मुझसे तुम ये पूछोगे कि सर वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जो है दो डिफरेंट मेथड से क्यों करें, या वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन का दो अलग मेथड क्यों है, एक तरीका क्यों नहीं। तो डियर, उसका जवाब ये है कि नेचर में जो फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करती हैं, कई बार दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, दो डिफरेंट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होकर के मुझे स्केलर देते हैं, और कई बार दो डिफरेंट वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होकर के मुझे वेक्टर देते हैं। तो जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर आपका अगर मुझे स्केलर दिया तो उसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और जब हमारा वेक्टर जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर के वेक्टर देता है तो उसको हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो चलिए हम इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारी मेन हेडिंग जो है वो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से शुरू करते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में बेसिकली ब्रॉडली इसको हम कितने तरह से बात करते हैं सर, दो तरीके से, है ना। नंबर वन, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। है ना। तो स्केलर प्रोडक्ट एक बार जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होकर के जब आपको स्केलर दें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। गाइस, दो वेक्टर है ना, लेकिन आपस में जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो एक बार मुझे स्केलर दे रहे हैं और एक बार मुझे वेक्टर दे रहे हैं। तो दोनों का नोटेशन जो है, मतलब दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन जो है वो अलग तरीके से होगा। जो स्केलर वाली चीज है डियर, वो आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, और जो वेक्टर देगा वो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझ गए। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक, आप इस चीज को नोट डाउन कर लें, और फिर हम जो है एक मेन हेडिंग डालेंगे स्केलर प्रोडक्ट, और इसकी जो है हम स्टडी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है सर, समझ में आई बात। और इस आज की वीडियो में मैं स्केलर प्रोडक्ट को जो है कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, है ना। स्केलर प्रोडक्ट को हम कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वेक्टर प्रोडक्ट की एप्लीकेशन, वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है गाइस, तो
तो स्केलर प्रोडक्ट यहां पे हेडिंग डालिए। ठीक, अब इसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहला पॉइंट कि स्केलर प्रोडक्ट of two vectors A and B is denoted by A dot B, एंड इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, A डॉट B. Because of this representation, sometimes this scalar product is also known as dot product. तो sometimes this scalar product also known as dot product, है ना। तो इसको हम लोग कई बार डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक, समझ में आई बात। लेकिन अब इसमें अगली कड़ी क्या है सर, कि टू डिफाइन द डॉट प्रोडक्ट वी प्लेस या वी टेक टू वेक्टर्स A and B are such that their tail coincides. ठीक, हम इस तरीके से दो वेक्टर लेते हैं कि दोनों का टेल जो है वो कोइंसाइड करे और इन दोनों के बीच की जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ठीक है सर। तो आपका जो डॉट प्रोडक्ट है बाय डेफिनेशन वो कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है कि सर A डॉट B जो है मॉडुलस ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस ऑफ थीटा के फॉर्मेट में डिफाइंड होता है। ठीक है सर। और इसी चीज को जो है देखिए मैंने आपको वेक्टर के नोटेशन में एक चीज बताई थी कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को या तो हम A लिखें या इसी चीज को सिंपली हम A लिख दें। अगर हम एरो वाला चीज इस्तेमाल करेंगे एक अल्फाबेट के ऊपर एरो, तो दोनों साइड मुझे मॉडुलस लगाना पड़ेगा इसी मैग्नीट्यूड को बताने के लिए, या फिर डायरेक्टली मैं अल्फाबेट लिख दूं तो ये दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम कई बार ऐसे भी लिखते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा, है ना। दिस वन बोथ हैव द सेम मीनिंग। ठीक, अब यहां से एक चीज गौर करो डियर, यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमें नोटिस करना चाहिए। मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में एक चीज सिखाई थी कि मुझे कोई भी वेक्टर का अगर किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, जैसे मान लिया जाए मुझे बी वेक्टर का ए वेक्टर के डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगा, फिर बी से ए के बीच की मुझे क्या करनी पड़ेगी, एंगल मेजर करनी पड़ेगी, फिर जो है मुझे कॉस लगाना पड़ेगा। तो ये बी कॉस थीटा जो है ये कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ओ ए है ना। आई मीन टू से अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें तो दिस विल गिव द कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग वेक्टर ए। तो इसी चीज को, इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू बी कॉस ऑफ थीटा, और बी कॉस थीटा का मतलब ये हुआ कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ b अलोंग a। ठीक, या इसी चीज को अगर मैं उलट के लिख दूं तो आप क्या समझोगे सर, b बाहर और अब की बार मुझे a cos थीटा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं सेकेंड केस में क्या कर रहा हूं डियर, देखो
इस ए वेक्टर का मैं बी के अलोंग क्या कर रहा हूं, कंपोनेंट ले रहा। तो इसी चीज को मुझे अगर दूसरे फिगर में ऐसे दिखाना पड़े, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये मेरा वेक्टर बी है ना, तो मैं इसका कंपोनेंट इधर निकालने के लिए यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो और कुछ नहीं करना, वेक्टर ए का बी के डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए। तो कंपोनेंट निकालने के लिए मैंने आपको 3 लाइन सिखाई है। क्या सिखाया है सर? कि जिस भी डायरेक्शन में मुझे कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन में आपको इस वेक्टर का क्या करना पड़ेगा, एंगल मेजर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैंने आपको जो 3 लाइन में सबसे पहली जो बात बताई थी कि मुझे अगर किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है तो सबसे पहले उसका मुझे मैग्नीट्यूड लिखना चाहिए, और जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है, मुझे इस डायरेक्शन में निकालना है कंपोनेंट, तो मुझे इस वेक्टर से इस डायरेक्शन का क्या करना पड़ेगा, मुझे एंगल मेजर करना पड़ेगा, है ना। तो ये हम देख रहे हैं कि वेक्टर ए का बी के साथ जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, और फिर मुझे क्या करना है, कॉस लगा देना है। तो ये ए कॉस थीटा जो है वो ए वेक्टर का बी के लॉन्ग कंपोनेंट है। तो इसको लैंग्वेज में अगर मैं लिखूं तो ये बी, और इसमें जो होगा इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो ये जो है आपके इंटरप्रिटेशन है, ज्योमेट्रिकल, है ना। तो आप इसको इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। बेसिकली ये है क्या, स्केलर प्रोडक्ट है क्या, 2 वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हुए और जो मुझे तीसरी चीज मिली वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है सर। और ये स्केलर क्वांटिटी निकालने का जो तरीका है, अगर मुझे इसके कंपोनेंट अगर कोई इंसान डायरेक्टली मुझे दे दे और मुझे बोले कि ये आप इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल दीजिए, तो हम क्या करते हैं कि इसके कंपोनेंट को लेकर के डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या ए का कंपोनेंट बी की तरफ मैग्नीट्यूड लेकर के मैं बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूं। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि बहुत आसानी से मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ गाइस, तो जैसे देखिए अभी हमने देखा कि ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है, ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पे, और साथ ही साथ एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स पे, है ना। तो देखो ये हमने जो वेक्टर लिया था ए वेक्टर, और ये जो हमने लिया था वेक्टर बी, ये जो है एंगल थीटा ली थी, है ना। तो आप ये जो थीटा ले रहे हो, बेसिकली इस थीटा की जो रेंज है डियर, वो थीटा ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब ये थीटा की जो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स जो होता है वो या तो 0 या 0 से बड़ा, लेकिन मैक्सिमम कितना बड़ा, 180 तक। 180 से बड़ा वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि जो स्मॉलर एंगल होती है वो 2 लाइंस के बीच में वो मैक्सिमम 180 तक ही हो सकती है ना। तो थीटा की जो रेंज है वो डियर इतना से इतना है। लेकिन हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि cos थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, नेगेटिव। तो आपका जो स्केलर प्रोडक्ट है यहां पर, इसमें अगर थीटा की वैल्यू, इफ केसेस बन जाते हैं डियर, केस नंबर 1, इफ थीटा इज ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 90, तो इस केस में क्या होता है कि आपका ए डॉट बी जो है वो पॉजिटिव होगा, है ना। ए डॉट बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर मान ली केस नंबर 2, अगर आपका ए डॉट बी जो है, अगर आपका यहां पे अगर आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, है ना, थीटा कितना हो, 90 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा, हम जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है डियर, बताइए। cos 90 की वैल्यू वो 0 होती है, तो ए बी cos ऑफ 90, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ठीक। अब इसी तरीके से केस नंबर 3 देखिए। अब मान लिया जाए थीटा जो है ग्रेटर देन 90 हो और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री हो, है ना। तो इस केस में जो है, ये केस नंबर 3 है ना,
इस केस में क्या होगा डियर कि आपका a डॉट बी जो होगा वो आपका ए बी कॉस ऑफ थीटा जो है ये आपका निगेटिव होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है। लेकिन यहां पे एक चीज गौर करो डियर, अगर मैं आपसे पूछूं कि a डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो आप इस एक्सप्रेशन पे देखो, अगर आपने एक बार वेक्टर डिफाइन कर लिया तो आप उसमें मैग्नीट्यूड को अल्टर नहीं कर सकते, है ना। तो आप किसको बदल सकते हो सर, तो कॉस थीटा को बदल सकते हो, और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर, तो वो 1 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a डॉट बी को मैक्सिमम होना है तो इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, कॉस थीटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और कॉस थीटा 1 होने के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर, तो 0 डिग्री होनी चाहिए। तो केस नंबर 4 में कि फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a डॉट बी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, है ना। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, दैट इज थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस केस में a डॉट बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए डियर, डायरेक्टली दोनों का मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी। ठीक है। अब यहां पे अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो कि सर मिनिमम कितना होना चाहिए a डॉट बी की, अगर मुझे मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आप खुद से सोचो कि जब मैंने दो वेक्टर ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है तो आई कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b, बट व्हाट कैन आई चेंज, the value of theta. When the value of theta is 180 degree, then the value of cos theta is minimum. In that case आप इसको उतार लें, या यहां पर केस नंबर 5 में इस चीज को ऐड कर लें कि फॉर मिनिमम वैल्यू cos ऑफ थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -1 होनी चाहिए। तो a डॉट बी, अच्छा तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए डियर, तो 180 डिग्री। तो a डॉट बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -a इंटू बी। ठीक, तो इन सब चीजों को जो है हमें ध्यान रखना है। इस वाले केस नंबर 2 का जो मुझे एप्लीकेशन है, ये मुझे कई बार मैग्नेटिक फील्ड में मैं इस्तेमाल करूंगा 12th क्लास में, या कई बार मुझे पावर और वर्क डन के केस में क्या होता है कि कई बार फोर्स जो है, अगर फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा तो वर्क डन 0 होता है। क्योंकि मैं आपको बस अभी इंट्रोडक्शन है इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं कि आपका जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो डिफाइन होता है वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर लिखते हैं। तो फोर्स डॉट डेल्टा आर, अगर दोनों के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री हो गई तो वर्क डन आपका क्या होगा, 0 होगा। तो उस केस में मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिखूंगा कि ये 0 हो रहा है। कभी मैं आपको यहां पे ये नहीं बताऊंगा कि यहां पे ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट्री क्लासेस की चीजें हैं। ठीक है सर, तो आप इसको नोट डाउन अच्छे से कर लें और इस स्केलर प्रोडक्ट को दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको वेक्टर के प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको ये एक चीज बता रखा है कि एक वेक्टर को कंप्लीट रिप्रेजेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं। जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन हो और उसका डायरेक्शन गिवन हो, या वेक्टर को एक्स वाई यानी कि आई जे के फॉर्म में यानी कि कंपोनेंट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर दें, है ना। तो अभी जो हमने देखा a डॉट बी जो हमने अभी डिफाइन किया वो मैग्नीट्यूड फॉर्मेट में था, यानी कि वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड गिवन था और वेक्टर के दोनों वेक्टर के बीच में मुझे एंगल्स गिवन थी। लेकिन अगर हमारा वेक्टर कंपोनेंट फॉर्मेट में गिवन हो, लाइक a इज इक्वल टू ax i कैप, ay j कैप, az k कैप, ऐसा गिवन हो, और वेक्टर b जो है वो मुझे ये भी जो है कंपोनेंट फॉर्मेट में गिवन हो, तो इस केस में जो है डियर हम कैसे डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन करें, है ना। सबसे पहला तो हमारा सवाल ये उठता है। लेकिन इसके डॉट प्रोडक्ट को सीखने से पहले हम एक एलिमेंट्री चीज
यूनिट वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो मुझे सीखना पड़ेगा, है ना। देखो, अगर मुझे दो सिमिलर यूनिट वेक्टर का मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है ना, आई डॉट आई, अगर मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है तो बाय डेफिनेशन ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ आई, और दोनों के बीच में एंगल, यानी कि दो यूनिट वेक्टर आई आई है ना, दोनों के बीच, दोनों इसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, तो दोनों के बीच की एंगल कितनी होगी, 0 होगी, तो कॉस ऑफ 0। तो आई डॉट आई जो होगा डियर, देखो ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होगा, 1, इसका भी 1, और cos 0 की वैल्यू 1, यानी कि आई डॉट आई की जो वैल्यू मिल रही है वो मुझे 1 मिल रही है। तो सिमिलरली j डॉट जे एंड k डॉट के भी जो है वो मुझे कितना देगा, 1 देगा। लेकिन यहां पर अगर मुझे आई डॉट जे सीखना है ना, आई डॉट जे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि सर मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ जे, लेकिन बाय डेफिनेशन दोनों के बीच की एंगल कितनी है, ये इधर ओरिएंटेड है और ये इधर ओरिएंटेड है, तो दोनों के बीच की एंगल कितनी है, 90। तो ये 1 × 1 और cos 90 की वैल्यू 0। तो यानी कि हम ये देख रहे हैं कि i को मैं j के साथ लूं, j को k के साथ लूं, या k को i के साथ लूं, तो हर केस में मेरा क्या है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर के साथ उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, वो हमेशा क्या होता है डियर, 0 होता है। और इसी तरीके से k डॉट आई या i डॉट k दोनों ही क्या होंगे, हमेशा 0 होंगे। क्या है डियर कि आपका जो a डॉट b जो है वो b डॉट a के हमेशा बराबर होता है ना, ये हमेशा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो j डॉट k लो या k डॉट j, ये हमेशा क्या होगा, सेम आएगा, क्योंकि ये भी हमेशा ए बी कॉस थीटा हो और ये क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, और दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक, तो इसलिए मैंने उस चीज को वहां पे बता दिया। अब देखो, ये हमने आई जे और के का डॉट प्रोडक्ट लेना सीख लिया। इसको सीखना इसलिए जरूरी था क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो है, ए डॉट बी की कैलकुलेशन इसके ऊपर बेस्ड है ना, तो इसलिए हमने पहले इसको सीख लिया। अब देखो यहां पे आते हैं, मुझे दो वेक्टर का मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्या करना होगा सर, एज इट इज लिख दो और फिर जो है डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, है ना। ठीक, अब देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर, जब दोनों, अब बीच में क्या है, ये तुम्हारा डॉट है, तो axi और bxi, जब इन दोनों का तुम डॉट प्रोडक्ट लोगे डियर, तो axi का डायरेक्शन किधर है, इधर, और bxi का डायरेक्शन भी किधर है, वो भी अलोंग एक्स एक्सिस। तो जब दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद जो हमारा वो आता है, वैल्यू आती है, वो कितनी आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 1 axi कैप। तो axi का मैग्नीट्यूड कितना है सर, x है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर कितना है सर, bx है। अब दोनों के बीच की एंगल कितनी है सर, तो cos ऑफ 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस, अब देखो axi को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ, by के साथ, तो axi जो है वो किधर है सर, x में, और byj किधर ओरिएंटेड है सर, आपका y में। ठीक है, तो दोनों के बीच की एंगल कितनी हुई डियर, 90 डिग्री। केस नंबर 2 याद करो, केस नंबर 2 में मैंने क्या सिखाया था कि दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। कब, जब दोनों के बीच की एंगल 90 डिग्री। तो हम axi को by के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा डियर, 0। सिमिलरली i को k के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये तुम्हारा axi वेक्टर और ये तुम्हारा bzk वेक्टर, ये तुम्हारा दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। तो हम यहां पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि सिमिलर काइंड ऑफ, सिमिलर कोएफिशिएंट वाला i का i के साथ
मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। बाकी जो j और k के साथ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। सिमिलरली ay को जब हम bx ay j कैप को जब हम i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वंस अगेन मुझे क्या मिलेगा, ये 0 मिलेगा। लेकिन ay को जब by j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ay इंटू by मिलेगा। तो इस तरीके से जो डियर हम क्या कह सकते हैं कि अगला जो प्रोडक्ट होगा ay का bz के साथ ये आपका 0, और सिमिलरली az का इन दोनों के साथ जो है az को जब हम i के साथ bxi के साथ या इसके साथ जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये दोनों 0 देगा। ये किसके साथ सिमिलर मिलेगा, तो k और k के साथ, है ना, क्योंकि यहां पे हम देख चुके हैं कि सिर्फ k और k वाला जो है 1 है। तो आपका डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं कि 0 + 0 और ये डायरेक्ट az इंटू bz। तो यहां से हमने एक चीज देखा कि सर अगर हमारा वेक्टर जो है वो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में गिवन है तो ये आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है जब एक वेक्टर जो है आपका कोएफिशिएंट, एक वेक्टर जो है आपका इंडिविजुअल, एक वेक्टर जो है आपका कंपोनेंट फॉर्मेट में दिया होगा तब। ठीक है सर, समझ गए, तो इसको उतार लो। सवाल ये उठता है कि सर हम स्केलर प्रोडक्ट जो पढ़े हैं इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, आखिर इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले जो स्केलर प्रोडक्ट का जो बेसिक यूज होता है दो वेक्टर के बीच की एंगल फाइंड आउट करने के लिए होता है। जिसे देखो, जैसे a डॉट b जो है ये डिफाइंड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस ऑफ थीटा। तो अगर मुझे दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड पता है और ये a डॉट b मैं निकाल लूँ तो मैं यहाँ से कॉस ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वो a डॉट b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, है ना, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ थीटा। दूसरा क्या है सर कि आपकी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में डिफाइंड होती है। जैसे वर्क डन, ये होता है फोर्स डॉट डेल्टा आर या एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन, है ना। तीसरी चीज क्या है सर, आपका पावर जो है वो एफ डॉट वेलोसिटी, है ना। फिर जो है आपका ये तो आपकी जो है ये दोनों चीजें आपकी 11th की हैं, ठीक है सर। लेकिन 12th में जो है 12th क्लास में आपकी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक टर्म है जो डिफाइंड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनटू एरिया वेक्टर या ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन रहता है, ठीक है। या मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी की जो वैल्यू होती है बी डॉट ए या बी डॉट डी ए, ठीक है सर। इस फॉर्मेट में हम डिफाइन करते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी। या नेक्स्ट जो आता है वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। तो उसकी वैल्यू जो होती है माइनस इलेक्ट्रिक डायपोल इनटू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है डियर जो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मेट में डायरेक्टली डिफाइंड होती है। तो खुद से सोचो कि ये एक अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट का मुझे अच्छे से अगर कैलकुलेशन करने आ गया या डॉट प्रोडक्ट को मैं बहुत अच्छे से समझ गया तो मैं इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी को बहुत आसानी से समझ सकता हूं। तो इसीलिए जो है वो आपका डॉट प्रोडक्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है गाइस। ठीक, अब न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम फिर न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं।